बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिला है। बहुमत का जादुई आंकड़ा प्राप्त करने के बाद एनडीए में अब सरकार गठन करने की कवायद शुरू हो गई है। एनडीए के आला नेता इस मसले पर बातचीत शुरू कर चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री दीपावली के बाद ही शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन मंत्रियों के फॉर्मूले पर प्रारंभिक बातचीत जारी है। सूत्रों के अनुसार 7 विधायकों पर 2 को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। हालांकि जब एनडीए के शीर्ष नेता बैठेंगे तो इस फॉर्मूले में भी बदलाव हो सकता है। नियम अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। इस बार एनडीए के 125 विधायक जीत कर आए हैं। इनमें जदयू के 43 और भाजपा के 74 विधायक है, जबकि हम और वीआईपी के 4-4 विधायक है। मौजूदा फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम और वीआईपी मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो दोनों दलों से 1-1 मंत्री हो सकते हैं, जबकि जदयू से 13 तो भाजपा से 21 मंत्री बन सकते हैं। वही राजनीतिक गलियारों से आ रही खबरों के अनुसार अभी सरकार में जदयू और भाजपा कोटे से बराबर मंत्री बनाए जा सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच विगत 6 माह से जारी गतिरोध खत्म होने के आसार अब नजर आने लगे हैं। दोनों देशों के बीच एक प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, जिसके तहत 3 चरणों में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी और एलएसी पर मई से पहले की स्थिति बहाल होगी। सेना के सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच बनी सहमति के बाद 3 चरणों में सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमति बन चुकी है। उम्मीद है कि सैन्य कमांडरों की जल्द होने वाली 9वें दौर की बैठक में इस प्रस्ताव पर दोनों देशों की मोहर लग जाएगी। सूत्र के अनुसार इस प्रस्ताव के तहत पहले चरण में दोनों देश एलएसी पर जमा टैंकों, तोपों आदि रक्षा साजो सामान को पीछे हटाएंगे। दूसरे चरण में चीनी सेना फिंगर 8 तक पीछे हटेगी। अभी वह फिंगर 4 के करीब के कुछ इलाकों में मौजूद है, जबकि भारत फिंगर 2 तक पीछे हटेगा, जहां वह मई से पहले की स्थिति में मौजूद था। इसके बाद तीसरे चरण में दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले स्थानों से पीछे हटेंगी। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों के दौरान आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती, रोजगार सृजन समेत सरकार को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, वहीं फिर से नई सरकार के सामने है और इस बार उसे इस मोर्चे पर सफलता के लिए अपना पूरा दमखम दिखाकर बिहार को विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ेपन से उबारना होगा। बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 1/3 है। यह राज्य में आर्थिक गतिविधियों की कमी को दर्शाती है। पिछले वित्त वर्ष में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 31,287 रुपए थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 94,954 की करीब 33% थी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियां किस कदर सुस्त थी। राज्य की आर्थिक निष्क्रियता से कई क्षेत्रों पर असर पड़ा। बिहार की लिटरेसी दर 70.9% है, जो कि देश में तीसरी सबसे कम है। आज 17वां आसियान भारत शिखर बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के बीच डिजिटल शिखर बैठक की आज यानी गुरुवार को सह अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 17वें आसियान भारत शिखर की बैठक की वियतनामी प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फूक के साथ सह अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक कोरोना वायरस महामारी के कारण आए आर्थिक संकट से उबरने और रणनीतिक संबंधों को व्यापक बनाने पर केंद्रित हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस शिखर बैठक में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी और संपर्क, समुद्री मार्ग संबंधित सहयोग, व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति पर भी विचार किया जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान को क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली समूह माना जाता है तथा भारत, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके संवाद साझेदार है। बिहार विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम की 5 सीटों पर जीत मुस्लिम राजनीति में बदलाव के संकेत दे रही है। मुस्लिम आबादी की बहुलता वाली इन सीटों पर मतदाताओं ने भाजपा को हराने वाले दल को वोट देने की बजाय मुस्लिमों की पार्टी को तरजीह दी है। चुनाव लोकसभा के हो या विधानसभा के, लंबे समय से ये रुझान दिखा है कि मुस्लिम वोट भाजपा के खिलाफ जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषण बताते हैं कि मुस्लिमों के वोट उस दल को पड़ते हैं जो भाजपा के मुकाबले में मजबूती से खड़ा हो, लेकिन बिहार के सीमांचल में 5 सीटों पर यह सोच नहीं दिखी है। एआईएमआईएम जो उस क्षेत्र की जानी पहचानी पार्टी भी नहीं है, उसने 5 सीटें जीतकर मुस्लिम राजनीति के परंपरागत रूप को तोड़ा है। क्या यह जीत इस बात का रुझान है कि मुस्लिम वोटर चाहते हैं कि मुस्लिमों की आवाज को उठाने वाली पार्टी को पहली प्राथमिकता दी जाए, भले ही उसकी सरकार बनाने में कोई हिस्सेदारी हो या नहीं। एआईएमआईएम के महाराष्ट्र में भी लोकसभा और विधानसभा की सीटें जीतने का क्या यह संकेत नहीं है? तो क्या इसका मतलब यह समझा जाना चाहिए कि एमआईएम के
लिए देश के तमाम राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अनेक राज्य हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।